मेरे प्यारे देशवासियों एवं मेरे साथ जुड़े हुए या मुझको कभी कभी फॉलो करने वाले पीड़ित निवेशक जिनका निवेश सहारा, एल्केमिस्ट, प्रिज्म, आनंद निधि, आदर्श, रोज वैली, PACL, JP, अन्य फर्जी और घोटालेबाज कंपनियों में लगा है और वो परेशान है, जिनके लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग हटके है, जिस पर मैं अपने आने वाले दिनों के संघर्ष की थोड़ी सी झलक आपको देना चाहता हूँ। बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। इस वीडियो में आप सभी निवेशकों एवं सभी भारतवासियों के कल्याण के लिए, आपके दुखों का अंत करने के लिए, आपको आपके हक को दिलाने के लिए ईमानदार भारतीय पार्टी के नाम से मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। हालांकि मैंने अनेक वीडियो में कहा है कि मुझे सत्ता का लालच नहीं है, जिसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने ये निर्णय सत्ता के आनंद भोग के लिए नहीं लिया या किसी अहंकार पूर्ति के लिए नहीं लिया, अपितु राजनीति के भयंकर कांटे भरे पथरीले रास्ते पर चलकर देश भर के निवेशकों को लूटा हुआ धन दिलवाने के लिए और देश में फैले भ्रष्टाचार नामक कैंसर को, ये कैंसर बहनों भाइयों ब्लड कैंसर से कम नहीं है, कोरोना से कम नहीं है, इसके इलाज के लिए लिया है। और मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और ना ही चैन और आराम को प्राथमिकता देंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। और अब एक और क्षेत्र जो जुड़ गया है मेरे से, वो है राजनीतिक क्षेत्र संघर्ष के लिए। यदि मेरे कार्यकर्ता या पदाधिकारी कोई भी जरा सा भी कोई भी भ्रष्टाचार करेंगे तो पहले उनका निलंबन होगा, जेल जाएंगे, उसके बाद जांच होगी। मैं सच्चाई और मानवता के रास्ते पर चल रहा हूं, चलता रहूंगा। मैंने भारत से भ्रष्टाचार का समूल नाश करने का संकल्प लिया है। मैंने भारत से भ्रष्टाचार के समूल नाश करने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को, राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा। क्योंकि इतना ही नहीं, भारत से गरीबी, अशिक्षा को जड़ से खात्मा करना है। समाज के आखिरी व्यक्ति को उसका सम्मान और हक दिलवाना है। देशवासियों से संकल्प मेरा सपना है, जिसे मैं पार्टी और आने वाली पीढ़ियां एक दिन जरूर पूरा करेंगी। कोई भी कार्य पूरा करने में समय लगता है। जैसे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई 200 वर्षों तक चली। मेरे आराध्य देव श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने में आज़ादी के बाद 72 वर्ष लग गए, जिसकी लड़ाई आज़ादी के 400 वर्षों से पहले से चल रही थी। इसलिए मेरी और मेरी पार्टी के संबंध में कोई भी भारतवासी ये मानकर न चले कि ये सारा काम तुरंत हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ महीनों वर्षों में, ऐसा नहीं है। हाँ, कोशिश मेरी हर दिन हर घंटे रहेगी। हो सकता है उद्देश्य पूरा होने में सालों लग सकते हैं, हो सकता है मेरा उद्देश्य मेरे जीवन काल में ना पूरे हो पाए, लेकिन यह बात निश्चित है कि एक ना एक दिन सभी उद्देश्य पूरे होंगे और प्रत्येक भारतवासी एक सम्मानित, सुख साधन से संपन्न, सुरक्षित और नैतिक जीवन जिएगा और उसे स्वयं और भारतवर्ष पर गर्व होगा। यही मेरे और मेरी पार्टी के उद्देश्यों की मूल भावना है। मित्रों, पिछले 1 वर्ष से करीब 300 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं।
अजय टंडन के नाम से, और अपने इसी नाम से चैनल है। और विषय था सहारा, एल्केमिस्ट, केडी सिंह, आदर्श, क्रेडिट, प्रिज्म इंफ्रा, जेपी इंफ्रा, अर्थ इंफ्रा, यूनिटेक, सारे समग, अनेक फर्जी लुटेरी राष्ट्र विरोधी कंपनी सोसाइटीज, जिन्होंने भारत के 50 करोड़ लोगों से 25 लाख करोड़ रुपए लुटाए हुए भाई। और मैंने हजारों याचिकाएं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कंपनी कार्य मंत्री, कानून मंत्री, कृषि मंत्री, देश के सभी मुख्यमंत्री, सभी गवर्नर्स, राष्ट्रपति, सभी राज्यों के पुलिस कमिश्नर, सभी राज्यों के जिलाधिकारी, देश भर के थानाध्यक्षों को, देश के सभी सांसदों को, सभी विधायकों को भेजी हैं, हजारों ठोक सबूत के साथ। एक एक याचिका बहनों भाइयों मेरी 500 पेजेस से ज्यादा की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, न हाँ न ना, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सब के सब नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। अभी तक 1 लाख से अधिक याचिकाएं भेज चुका हूं, प्रत्येक याचिका सबूत संलग्नों के साथ, बात बड़ी 500 पन्नों से अधिक थी। और अब मैं हर मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की शिकायत प्रधानमंत्री जी से की, भारत के वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री की शिकायत प्रधानमंत्री जी से की, राष्ट्रपति से की, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से को भी भेजी, सैकड़ों आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की शिकायतें प्रधानमंत्री से, सीबीआई से की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सीबीआई कोर्ट की शिकायत की, सीबीआई डायरेक्टर की शिकायत की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जबकि सभी शिकायतों के साथ ठोस सबूत भेजे और दमदार शिकायतें भेजी थी। पिछले अनेक वर्षों के कठोर संघर्ष से मुझे एक बात तय हो गई, स्पष्ट हो गई कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री समेत कोई मंत्री ईमानदार नहीं है, कोई आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ईमानदार नहीं है। और जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वे ईमानदार हैं, उनको बुरा लगता है, तो ये समझ लें कि सहारा का 10 लाख करोड़ रुपए की लूट, जिससे 50 करोड़ लोग प्रभावित हैं, 10 करोड़ निवेशकों तो डायरेक्ट हैं, प्रभावित 50 करोड़ हैं, इस पर आंख बंद करना। एल्केमिस्ट पूर्व सांसद केडी सिंह द्वारा 5 लाख करोड़ की लूट की गई, 5 करोड़ लोग प्रभावित हैं, इससे आंख बंद करना। आदर्श, जेपी और पीएससीएल जैसी दर्जनों संस्थाओं से अरबों रुपए की लूट हुई है और करोड़ों लोग प्रभावित हैं। लेकिन और सब चीजें प्रधानमंत्री को मैं लिख लिख के भेज चुका हूं, अनेकों बार, 1000 याचिकाएं भेज चुका हूं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता उसकी जानकारी में नहीं, सब चीज सबकी जानकारी में है और सबको पता है, लेकिन सबने आंख बंद कर ली है। तो ऐसे डकैतों से आंख बंद करने वाला कौन होता है, आप लोग बता दीजिए। इसलिए मैं पूरे हिम्मत के साथ कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, देश का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को छोड़कर, क्योंकि उनके विरुद्ध बोलने पर मुझे जेल हो जाएगी, चाहे मैं सच भी बोलूं। लेकिन ज्यादातर जजेस जो निचली अदालतों के हैं, हाई कोर्ट से नीचे, बेईमान है, ईमानदार नहीं है। ये देश बेईमान देश की कतार में काफी आगे खड़ा हो गया है। इसी कारण गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, महंगाई चरम सीमा पर है। जो सरकार कोरोना में 1.5 वर्ष बाद भी हमको जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीन नहीं दे पा रही है, 1.5 साल हो गए, प्लांट लग जाते वैक्सीन के, आपने खाली रिसर्च कराई, आप खुद लगा सकते थे। आप पूरे देश, पूरी दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं, मजाक बना के रख दिया है। उसके बारे में क्या कहा जाए? अगर कोई तीसरी लहर, भगवान ना करे आए, आ गई और लाखों लाखों लोग फिर दोबारा शहीद हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन है? कौन लेगा? किसकी होगी? साथियों, भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए कैंसर है, भारत के लिए कैंसर है, जिसके कारण सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। और अब
मैं ये सहन नहीं करूंगा और देश का कोई नागरिक ये सहन नहीं करेगा। मित्रों, मैंने आज तक एक भी पैसा गलत कमाई ना कभी करी है ना कभी करूंगा। किसी भी कीमत पर मुझे एक पैसा भी गलत नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए, कोई सरकारी भोग नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग और देश के 140 करोड़ लोगों को कष्ट से राहत दिलाने का एहसास, कि कुछ भी अपने जीवन में मैं उनके लिए कर सकूं, इस बात का सच्चा एहसास। मित्रों, मैं देशवासियों में, आप सब में अपने भगवान राम और सीता और आप लोगों के जो भी ईश्वर हों उनको देखता हूं और हनुमान जी जैसा चरित्र पाने की कामना करता हूं, ताकि हनुमान बनकर अपने राम और सीता की सेवा कर सकूं, पूजा कर सकूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैं ईमानदार भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सक्रिय राजनीति में आने का निर्णय ले चुका हूं। उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के विधानसभा के चुनाव में मेरी पार्टी प्रत्येक सीट पर चुनाव लड़ेगी। अपने पूरे ईमानदार, शिक्षित, देश प्रेमी उम्मीदवारों को प्रत्येक सीट पर उतारकर, चाहे मेरी पार्टी को वोट मिले या ना मिले, चाहे मेरा कोई उम्मीदवार जीते या ना जीते, कोई फर्क नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि ईमानदार भारतीय पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना जो उद्देश्य है वो जन जन तक पहुंचाए। मेरे उद्देश्य क्या है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला, सर्वांगीण ईमानदारी प्रत्येक स्तर पर और किसी भी कीमत पर। राष्ट्र प्रथम प्रत्येक स्तर पर किसी भी कीमत पर। भ्रष्टाचार उन्मूलन निम्नतम उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक किसी भी कीमत पर। उत्तर प्रदेश पूर्ण शिक्षित, गरीबी मुक्त, भय मुक्त, सामाजिक सुरक्षा से युक्त प्रदेश बनाना है। एक परिवार एक सिद्धांत, एक परिवार एक संतान का सिद्धांत। बहनों भाइयों, ये जो कोरोना में समस्याएं आई हैं, इसका बहुत बड़ा कारण इस देश की अपार जनसंख्या है। सब हमारे प्रिय हैं, लेकिन कारण वही है। कोई भी स्कीम आती है, कोई भी सिस्टम आता है, कोरोना की समस्या तो जनसंख्या के कारण बहुत विकराल है। अनेक समस्याएं हैं। ऑक्सीजन की समस्या हुई, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। इन सब को मिला के एक परिवार, आप ये समझ लीजिए कि अगर एक परिवार की आमदनी 50,000 रुपये महीना है और उसके 15 बच्चे हैं, तो किस किस को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या उनका पालन करेंगे? यही समस्या पूरे देश की है। इसलिए एक परिवार एक संतान, बस। चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई वर्ग हो। गरीबों को 500 यूनिट तक बिजली मुफ्त। ये ईमानदार भारतीय पार्टी का लक्ष्य रहेगा और मेरा उद्देश्य रहेगा आने वाली मेरी राजनीति पर। बिजली के दाम देश में सबसे कम उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। डीजल और पेट्रोल का विकल्प बिजली के वाहन हों और इस दिशा में काम करें, ताकि जनता को डीजल और पेट्रोल की महंगाई से राहत मिल सके। किसानों की आय बढ़ोतरी, सामाजिक और व्यापारिक सुरक्षा उनकी निश्चित करना और भारत सरकार के किसान विरोधी प्रस्तावित कानून को समाप्त करवाना। मैं कतई इस कानून से सहमत नहीं हूं। इसके बारे में जल्दी ही मैं अपना एक विस्तृत वीडियो डालूंगा। सरकार व जन भागीदारी आधार पर प्रदेश में 10 लाख उद्योग धंधे सेवा प्रकल्प स्थापित करना। सरकार के साथ सरकार और जन भागीदारी, प्रत्येक इकाई में औसतन 150 व्यक्तियों को रोजगार, प्रत्येक इकाई की औसत वार्षिक आमदनी 25 करोड़ रुपए, औसत तनख्वाह प्रत्येक व्यक्ति की 50,000 रुपए। साथियों, लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। आजकल 1 यूनिट लगाना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो 10 लाख यूनिट की बात कर रहा हूं। लेकिन जब हमारे साथ प्रदेश के 25 करोड़ लोग होंगे, यानी 50 करोड़ हाथ होंगे, तो भाई और बहनों कुछ भी संभव है।
लेकिन शुरुआत जरूर करूंगा, भले ही कितना भी मुश्किल हो और कितने भी समय लगे। दिक्कत यह है सरकारी काम में, सरकारी व्यापार में भ्रष्टाचार के कारण सारे सरकारी व्यापार फेल होते हैं। भ्रष्टाचार तो मैं पूरी नकेल लगा दे रहा हूं, और तो और भ्रष्टाचार की सजा मेरा अपना मानना है फांसी होनी चाहिए, और इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा देश के कानून को बदलने के लिए कि भ्रष्टाचारी का मतलब देशद्रोही, और देशद्रोही की सजा फांसी। भारत पूर्ण ईमानदार राष्ट्र बने, विश्व के ईमानदार राष्ट्रों की सूची में भारत नंबर 1 राष्ट्र बने और हमेशा रहे। एक दिन, वो दिन भी जल्दी आ सकता है जब भारत की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए हो। भारत पूर्ण शिक्षित राष्ट्र बने, शिक्षा अनिवार्य हो और मुफ्त हो और किसी भी स्तर तक हो। प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण स्वावलंबी राष्ट्र बने, विशेषकर निम्न क्षेत्रों में। नंबर 1 जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये भारत अपने सॉफ्टवेयर निर्माण करे और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार हो, इनको बाहर भगा दीजिए। आजकल इनका बहुत चर्चाएं चल रही हैं। हमारे कानून मंत्री बड़े परेशान हैं, आईटी मंत्री, कि ये जो कंपनियां हैं फेसबुक के लीडरशिप में, ये अपना कानून चलाते हैं कि चक्कर में रहती है। अरे क्यों उनको रखे हो? आपके पास आईटी इंजीनियर्स हैं, आपके पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है जैसे दिग्गज आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास आदरणीय नारायण मूर्ति जैसे आदरणीय ये आईटी प्रोफेशनल्स हैं। अरे आपके पास सब कुछ है, आप क्यों नहीं अपना व्हाट्सएप, क्यों नहीं अपना ट्विटर, क्यों नहीं अपना फेसबुक बनाते हो? माइक्रोसॉफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और अनेक भारत में निर्मित हो, विदेशी कंपनियों पर रोक लगे, बहिष्कार। कोरोना वैक्सीन भारत और कोरोना दवाएं और अन्य सभी दवाएं भारत में बने, विदेशी दवाओं का आयात बंद हो। सेना में प्रयोग होने वाले सभी हथियार, युद्धक विमान, राफेल जैसे तोप, सभी सामान हमारे देश में बने, आयात पर रोक लगे। विश्व स्तर की शिक्षा प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक स्तर की हमारे देश में उपलब्ध हो। गूगल सर्च इंजन से बेहतर हमारे देश का इंजन बने, उसका नाम रखिए भारत सर्च इंजन, इसका निर्माण हो और गूगल सर्च इंजन को भारत से विदा करिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी अनेक ऑनलाइन साइटों पर प्रतिबंध लगे, भारत के लोग अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग साइट बनाएं ताकि भारत के व्यापारियों और व्यापारिक हितों का सुरक्षित हो सके। आयात निम्नतम हो, निर्यात अधिकतम हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, इस पर मैं बहनों भाइयों बहुत काम कर रहा हूं, का निर्माण व प्रयोग प्रत्येक स्तर पर हो, जैसे कि न्यायिक क्षेत्र निम्नतम अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किया जाए, निर्णय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे, वकीलों की, जजों की आवश्यकताएं कम कर दीजिए, खत्म ही कर दीजिए। प्रत्येक प्रशासनिक, राजनीतिक, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। बहनों भाइयों, प्रत्येक गरीब परिवार या व्यक्ति को मुफ्त सेवाएं न्यायिक और चिकित्सा क्षेत्र में हो। गरीब परिवार से मेरा आशय है प्रत्येक परिवार जिसकी आय, वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, वार्षिक आय, उस परिवार को मैं एक गरीब परिवार मानता हूं बहनों और भाइयों, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं उसमें एक परिवार की एकदम कंपलसरी नीड जो है वो 50,000 रुपये महीने से कम में पूरी नहीं हो सकती। कंपलसरी नीड, उसकी कंफर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपलसरी नीड, आवश्यक आवश्यकता है। इसलिए 5 लाख रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले परिवार को गरीब परिवार माना जाना चाहिए। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, बाद वाला कानून
बीजेपी सरकार लाई है। पहले वाला कानून कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार लाई थी 2002 में। जैसे गरीब विरोधी भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण आधार स्तंभ को समाप्त करवाना, और सहारा, एल्केमिस्ट, प्रिज्म, आदर्श, पीएससीएल, शारदा चिटफंड, रोज वैली, आनंद निधि, जेपी, अर्थ, यूनिटेक, सभी भ्रष्टाचारी फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों द्वारा लूटे गए रकम में ब्याज के, में दंड के, निवेशकों को वापस दिलवाना और भ्रष्टाचारियों को कठोरतम दंड दिलवाना और उनके लूट के तंत्र को नेस्त नाबूद कर देना। भ्रष्टाचारियों की और गुंडों की आने वाले दिनों में सिर्फ दो ही जगह होगी, या तो जेल और या बस। प्रत्येक परिवार की अपनी छत का सिद्धांत लागू है। प्रत्येक परिवार को अपना घर होना चाहिए। यदि परिवार सरकार की लापरवाही से उत्तर प्रदेश निवासी की मृत्यु कोरोना या अन्य किसी कारण से होती है तो निम्नतम क्षतिपूर्ति 1 करोड़ रुपया उस परिवार को सरकार के द्वारा देय होगी। कोरोना जैसी महामारी में पूर्ण इलाज, पूर्ण खर्चा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बहनों भाइयों, छुट्टियों की संख्या में निम्नतम होनी चाहिए और कार के घंटे 8। मेहनत करनी पड़ेगी पूरी हिम्मत से, पूरी ईमानदारी से। भ्रष्टाचारी की सजा मृत्युदंड का प्रावधान, जैसे मैं कह चुका हूं। उत्तर प्रदेश में पान मसाला, सिगरेट, देसी शराब, विदेशी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और लगाऊंगा अगर मुझे कभी मौका मिला तो। ये सरकारें क्या करती हैं, कितने घटिया आर्गुमेंट देती हैं कि साहब हमारी तो शराब से आमदनी है। अरे आमदनी तो और भी गंदे कामों से होती है, कर लो। शर्म आनी चाहिए। कोरोना काल में भी शराब की दुकानें खोल दी। अरे भीख मांग लो जाके चौराहों पर खड़े होकर। शराब पूरे परिवार को बर्बाद करती है, नस्लें बर्बाद करती है। पान मसाला हर साल कम से कम 1 करोड़ कैंसर रोगी देता है। इन्हीं सरकारों का खर्चा उससे भी होता है और परिवार खत्म होते हैं। कौन सा ये लॉजिक है, कौन सा ये आदर्श है कि साहब हम सिगरेट चलने देंगे, हम पान मसाला चलने देंगे और हम ये चलने देंगे? व्हाट इज द नॉनसेंस। बिल्कुल समाप्त करिए। जब तक कि आप गरीब देश है तब तक तो खास करके समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी वित्त मंत्री, ये मुख्यमंत्री, सभी सांसद, विधायक, गवर्नर, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जजेस का प्रत्येक 6 महीने में एथिकल ऑडिट होना चाहिए। एथिकल ऑडिट यानी नैतिक ऑडिट, कि तुमने जो भी काम किए हैं नैतिकता की दृष्टि में वो काम कितने सही है। ये भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में एक ठोस कदम होगा। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को, सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाना है। सभी सरकारी अधिकारियों, सांसदों, विधायकों को अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा और अनिवार्य रूप से सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना होगा। पढ़ाएंगे वो दून में, नैनीताल में नौकरी करेंगे सरकार की। चिकित्सा के मामले में एम्स तो चले जाएंगे, वहां बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन कानपुर के हमारे हाईलाइट नहीं जाएंगे। अरे भाई उसको क्यों नहीं बेटर करते हो? इसलिए सबको विश्व स्तरीय बनाना और उनके लिए अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों, स्कूलों, औद्योगिक और अन्य संस्थाओं को हर 6 महीने में एथिकल ऑडिट करवाना होगा। बहनों भाइयों, मैं धनवान बनने को बुरा नहीं मानता, बल्कि मेरा विचार है कि गरीबी, दरिद्रता मानवता पर एक बहुत बड़ा अभिशाप है, कलंक है। प्रत्येक व्यक्ति, कंपनी, सरकारों का ये नैतिक दायित्व है कि वे ईमानदारी से, मेहनत से, उच्च मानवीय मूल्यों का पालन करते हुए अपनी आय बढ़ाएं और बहुत बढ़ाएं, उच्चतम स्तर तक ले जाएं।
जैसे कि भारत के श्री रतन टाटा, श्री नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस, श्री जमनालाल बजाज जी और अमेरिका के श्री बिल गेट्स, बुजुर्ग जैसे अनेक, इन सब का मैं तहे दिल से आदर करता हूँ। इसके विपरीत और भी नाम हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी और अन्य, जिन्होंने चोरी और धोखाधड़ी से धन अर्जित किया। कांग्रेस के सुखराम, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ललित मोदी घोटाला, अनेक घोटाले। मेरे विचार से ये सब राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं और इन सब भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। भाइयों, अनेक राष्ट्र जैसे सिंगापुर, दुबई, अमेरिका से इन्होंने राष्ट्र की आमदनी बढ़ाकर अच्छे तरीकों से देश और देशवासियों को मजबूत किया। ऐसा ही मैं भारत के लिए चाहता हूं और भारत को विश्व का नंबर 1 अमीर राष्ट्र के रूप में देखना चाहता हूं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो राष्ट्र हित के महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं, उनका मैं आदर करता हूं। वो 5 काम मुझे खास लगे, काम किए हैं। पहला, अनुच्छेद 370 का खात्मा और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देना, उसकी औकात पर ले आना। ये एक बहुत बड़ा कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। GST कानून, जिसके कारण अप्रत्यक्ष कर विभाग का बहुत बड़ा पूरे देशव्यापी भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, बहुत बढ़िया काम। नोटबंदी, जिसके कारण काले धन पर अंकुश लगा। 2G घोटाला, कोयला घोटाले, बोफोर्स जैसा कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ। और मेरे आराध्य श्री राम सीता जी के पवित्र अयोध्या धाम का निर्माण किया। इसके लिए मैं मोदी जी और उनकी सरकार को बारंबार धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि मैं व्यक्तित्व की पूजा करता हूं, व्यक्ति की नहीं। मैं चरित्र का पुजारी हूं, चित्र का नहीं। कोरोना की महामारी में जो मेरे और उद्देश्यों में एक उद्देश्य रह गया, उसको बता रहा हूं। कोरोना की महामारी में मृतक आश्रितों को यदि उनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो, तो ईमानदार भारतीय पार्टी ऐसे अनाथों को, निशक्त माँ बाप को, निराश्रित माँ बाप को, विधवाओं को अडॉप्ट करके उनका पालन पोषण करेगी। अब अपने पूरे उद्देश्यों को, पार्टी के संविधान को मैं बहुत जल्दी अपनी ईमानदार भारतीय पार्टी की वेबसाइट में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहें, अगर आप मेरे किसी भी विचार से सहमत हो तो आप कृपया मेरे मेल आईडी जो मैं अपने लिंक पे दे रहा हूं, अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं और अपना वेबसाइट डिटेल दे रहा हूं, उस पर अपना नाम, अपना पता, फोन नंबर, मेल आईडी और आप क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में शुरू से लेकर अभी तक का संक्षिप्त डिटेल। मैं 6 तरीके के लोगों को इसमें 6 वर्ग में इसमें रखना चाहता हूं पार्टी में। पहला, सदस्यता शुल्क मात्र 11 रुपये है। दूसरा, सक्रिय सदस्य जो एक्टिव रहेंगे, करते रहेंगे। पार्ट टाइम कार्यकर्ता जो मेरे साथ जुड़ेंगे, पार्ट टाइम जुड़ेंगे। फुल टाइम कार्यकर्ता फुल टाइम जुड़ेंगे। उम्मीदवार जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। सलाहकार, लेकिन ये ध्यान रहे कि चाहे वो साधारण सदस्य हो, चाहे वो उम्मीदवार वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, हर एक का मानदंड, हर एक का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत सख्त है और बहुत ही गंभीर है, जिसका एक एक व्यक्ति, चाहे वो 1 करोड़ ही क्यों ना हो, मैं स्वयं करूँगा। और एथिक्स से, नैतिकता से और ईमानदारी से एक रत्ती भी समझौता नहीं करूँगा। मुझे कुछ, मैं सफल हूँ या ना हूँ। आप अपने बारे में कुछ डिटेल थोड़ा सा बताएं और मुझे भेजें। इन्हीं के साथ
मैं आप सबको का आशीर्वाद चाहता हूँ और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।